ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और एक सामान्य जानकारी हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो इस तरह के आर्टिकल जो रहते हैं ना, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं तो इन्हें आपको देखना चाहिए। विश्व शांति के लिए खतरा बना ईरान। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया बड़ी अशांत बनी हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास में शुरुआत हुई थी, उसमें आप देखते हैं कि हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया था, हैती भी शामिल हो गया था। अब आप देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल में भी शुरुआत हो चुकी है। ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। ये भूमध्य सागर है, यहाँ लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा, ये अरब सागर है। और रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। तो हिजबुल्लाह की मुखिया हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव की आग और भड़क गई। और नसरुल्लाह की मौत के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला बोला। इजरायल ने इन मिसाइल हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। और इससे पहले इजरायल ने ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ढेर किया था, लेकिन तब ईरान ने इजरायल पर कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। और इस बार लेबनान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोटकों के जरिए हजारों हिजबुल्लाह आतंकियों के घायल होने और कई के मारे जाने और फिर नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान अत्यंत मजबूर दिखने लगा और उसके द्वारा समर्थित विभिन्न आतंकी गुटों के भीतर ही ईरान की इजरायल नीति को लेकर आवाजें उठने लगी थी। ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के चलते आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में बनी कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार ने पूरे पश्चिमी एशिया में आतंकी संगठनों का जाल बिछाया और इस्लामिक जगत का नेतृत्व सिया वर्ग के हाथ में लेने के लिए खोमेनी के नेतृत्व वाले ईरानी शासन तंत्र ने पूरे विश्व के मुस्लिम मानस को प्रभावित करने वाले फलस्तीन के मुद्दे को चुना और इजराइल के विरुद्ध सशक्त संघर्ष छेड़ने के लिए हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। सिया और सुन्नी इस्लाम के समीकरणों की एक खास बात यह है कि कोई सुन्नी मुसलमान सिया भी बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम जगत में सिया अल्पसंख्यक हैं। और इसलिए आप देखिए खोमेनी के कठमुल्ला तंत्र के लिए यह आवश्यक था कि यह सुन्नी अतिवादियों के भी एक तबके को अपने साथ लें। चूंकि अधिकांश सुन्नी अतिवादी सिया इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं और आर्थिक रूप से सुन्नी अरब देशों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ईरान के लिए यह चुनाव आसान नहीं था। ऐसे में सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड की फलस्तीन इकाई यानी कि हमास ईरान का औजार बनी और खुमैनी ने इस्लामिक शासन का जो कट्टरवादी मॉडल मुस्लिम जगत के सामने पेश किया, उससे दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावित हुए। और इसका एक परिणाम यह हुआ कि अरब जगत की तमाम सेकुलर सरकारें और तानाशाह धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोते गए और इस्लामिक कट्टरपंथी मजबूत होते गए। जो सुन्नी राजशाहियों और इस लहर में बच भी पाई, उन्होंने अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए दूसरे देशों में सुन्नी जिहादी संगठनों का समर्थन करना शुरू किया और जिसकी परिणति अल-कायदा से लेकर तालिबान जैसे तमाम सुन्नी आतंकी संगठनों के उदय के रूप में हुई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तो खोमेनी के कठपुतला शासन का सुन्नी संस्करण ही थी। तालिबान सरकार के 1996 में सत्ता में आने पर उसे 3 देशों से ही मान्यता मिली थी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। इनमें से पहले 2 देशों का उद्देश्य ईरान से सटे अफगानिस्तान में खोमेनी की शिया इस्लामिक राष्ट्र जैसा ही एक प्रतियोगी सुन्नी शासन तंत्र खड़ा करना था, जिसका प्रमुख भी एक कट्टरपंथी मौलाना हो। और आप देखिए, जहां सुन्नी कट्टरपंथियों को इकट्ठा रखकर उनकी शक्ति को दूसरे देशों की ओर निर्देशित रखा जा सके। खुमैनी की इस्लामिक क्रांति का एक और प्रभाव यह भी हुआ कि दुनिया भर के अशांत मुस्लिम क्षेत्रों के लोगों को लगा कि हिंसा के माध्यम से सत्ता को पलटा जा सकता है। और खुमैनी ने मुस्लिम जगत में अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए इस भावना को खूब हवा भी दी और फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक के मुसलमानों को अपने भाषणों के जरिए उकसाया। ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सुन्नी देशों ने आतंकी संगठनों की सहायता की और इस प्रकार यह एक दुष्चक्र बन चुका और जिस कारण लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। भारत की ईरान के साथ संबंध ठीक ठाक ही रहे हैं और सुन्नी पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए दोनों देशों ने कई स्तंभों पर साथ काम भी किया, लेकिन ईरान की ओर से ये संबंध बस यही तक सीमित रहे और वह पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथियों को बस खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता है। खुमैनी के कठमुल्लाबाद में भी भारत के लिए इससे अधिक जगह नहीं है।
अभी हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों से कुछ दिन पहले ही भारत में मुसलमानों की दशा की फलस्तीन से तुलना करते हुए खामेनेई ने एक भड़काऊ ट्वीट पोस्ट किया था। परंपरागत रूप से ईरान भारत और उसके भागों में सक्रिय रही कट्टरपंथी शक्तियों के संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। भारत ने उखाड़ फेंके जाने पर हुमायूं ने ईरान के शाह की सहायता से ही मुगल साम्राज्य को भारत में फिर से स्थापित किया था। और जब औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर पड़े तो नादिर शाह भारतीयों से लूटी गई अपार धन संपदा को लेकर ईरान ले गया। और नादिर शाह के बाद उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई हमले किए कर मराठों के विस्तार को रोका और मुगलों को पतन से बचाया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले ईरान के शाह ने कराची बंदरगाह की रक्षा के लिए पाकिस्तान से गुप्त समझौता कर रखा था। और आप देखते हैं कि भारत को यह संदेश भी भिजवाया गया था कि अगर उसने पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया तो ईरानी फौजें आगे बढ़कर पाकिस्तान की रक्षा करेंगी। बलूचिस्तान के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा ईरान पाकिस्तान की तरह ही उसके स्वतंत्रता आंदोलन का निर्ममता से दमन करता आया है। ईरान को परमाणु तकनीक उपलब्ध कराने में भी पाकिस्तान के AQ खान का हाथ रहा है। और अगर आप देखते हैं कि अगर ईरान भारत का भरोसेमंद मित्र देश होता तो पाकिस्तान के सुन्नी जनरल कभी ईरान को परमाणु तकनीक उपलब्ध नहीं न कराते। स्पष्ट है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भारत के हित में नहीं और इजरायल के साथ मौजूदा संघर्ष में यदि ईरान का पलड़ा भारी रहा तो वह विश्व शांति के लिए और बड़ा खतरा होगा। ईरान में उपजे कठमुल्लाबाद की भू राजनीतिक परछाई भारत तक और यह परछाई पूरे विश्व को प्रतिस्पर्धात्मक इस्लामिक उग्रवाद की आग में झुलसा रही है। अच्छा यही होगा कि खोमेनी द्वारा स्थापित मध्ययुगीन कट्टरपंथी शासन का वर्तमान सैन्य संघर्ष के फलस्वरूप पतन हो जाए। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है, ये आप देखेंगे कि इनका नाम क्या है, दिव्य कुमार सोती। इनके अपने विचार हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इनके विचारों से सहमत होंगे, बहुत से लोग आप देखेंगे असहमत भी होंगे। लोक से संवाद का अनूठा प्रयोग। तो हालांकि महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का एक दृश्य है जहां एक व्यक्ति न्याय की अपेक्षा में राजा दुष्यंत के महल में 3 बजे भोर में पहुंचता है। वह द्वारपाल से राजा से मिलने की अनुमति मांगता है। वह कुछ संकोच भी कर रहा है कि राजा कहीं विश्राम कर रहे होंगे। तब द्वारपाल उस व्यक्ति को समझाता है कि यह आपको लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं। ऐसा अधिकार उस राजतांत्रिक व्यवस्था में था जिसे हम पुरातन पंथी मानते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की जटिलताओं के चलते आज के शासक से मिलना आमजन के लिए संभव ही नहीं है। अपने विधायक से देख लीजिए, सरपंच साहब से देख लीजिए, कहीं कहीं जनता दरबार जैसी संकल्पनाएं हैं भी तो उनमें भी दुष्यंत जैसा लोकतांत्रिक सोच नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोक का चुने हुए शासक से सीधा संवाद। इस संवाद के माध्यम और तरीके पर हमेशा से चिंतन होता रहा है और इन अर्थों में आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे मन की बात कार्यक्रम को लोक संवाद की आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। रेडियो के इतिहास में मन की बात संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित है। हाल ही में इसने 1 दशक का पूरा सफर किया है और सबसे अहम बात यह है कि यह कार्यक्रम तब रेडियो पर आया जब संचार माध्यमों की क्रांति अपने उफान पर थी। प्रधानमंत्री साहब मन की बात करते हैं ना, उसी की बात हो रही है। इंटरनेट के विस्तार और विकास ने 2 मोर्चे पर संचार माध्यमों को प्रभावित किया है। उसने खुद में सारे माध्यमों मसलन प्रिंट, रेडियो और टीवी को तो आत्मसात किया ही है, खुद को सभी रूपों में एक साथ विस्तारित भी किया है। और ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित करना शुरू किया और जिसकी वजह से दूसरी पीढ़ी के माध्यम यानी पारंपरिक रेडियो की लोकप्रियता को नई गति मिली। और हालांकि इसकी वजह से मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी रहे हैं। उन्होंने अक्सर यह उलाहना भी सुनना पड़ा कि उन्हें जन की बात करनी चाहिए। सार्वजनिक माध्यम के जरिए जनता को संबोधित करने की पहली कोशिश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध की आहट की वजह से जहां अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था चरमराने लगी थी तो वहीं जर्मनी के हिटलर प्रशासन की ओर से खूब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। ऐसे माहौल में रूजवेल्ट को लगा कि अमेरिकी लोगों को सांत्वना देने और दुनिया को अफवाहों से बचाने के लिए उनके सामने सही बात रखी जानी चाहिए। इसके लिए रेडियो उन्हें ज्यादा प्रभावी माध्यम लगा और जिसके जरिए अपनी बात तुरंत लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। रूजवेल्ट ने इस कार्यक्रम का नाम फायरसाइड चैट दिया और जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका और दुनिया को अमेरिका के रूप से न सिर्फ परिचित कराया बल्कि ध्वस्त होने के कगार पर पहुंची अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था को बचाने के लिए की जा रही अपनी सरकार की कोशिशों की जानकारी भी दी। फायरसाइड चैट के जरिए उन्होंने लोगों की राय बदल दी। 1933 में शुरू हुआ उनका यह रेडियो संवाद 1944 तक जारी रहा। वैसे
उसमें रुकावट भी आती थी। इसकी तुलना में मन की बात नियमित है। मन की बात के पहले एपिसोड का प्रसारण 3 अक्टूबर, कब? या आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जिसका विषय एक दिन पहले ही शुरू हुआ स्वच्छता अभियान था और उस दिन शुक्रवार था और दशहरा का पावन त्योहार भी था। तब से लेकर मार्च 2015 तक महीने के आखिरी शुक्रवार को ही इसका प्रसारण होता रहा, लेकिन बाद में महीने के आखिरी रविवार का दिन तय हुआ और तब से प्रसारण का यही दिन नियत है। इस कार्यक्रम में सामाजिक बदलाव ला रहे स्थानीय नायकों का खूब उल्लेख होता है। बिहार की किसान चाची हो या कश्मीर का शिकारा चलाकर परिवार पालता बच्चा या फिर बनारसी के गंगा घाट की सफाई का अभियान शुरू करने वाली छात्राएं हो, ऐसे तमाम लोगों की इस कार्यक्रम में चर्चा हुई है और इनके जरिए सामाजिक बदलाव लाने वाले लोगों को समाज के सामने प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस कार्यक्रम में उस महीने विशेष के त्योहारों के जरिए भी सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों को प्रस्तुत किया जाता है। मेक इन इंडिया, लोकल के प्रति वोकल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेती किसानी में नवाचार, खिलौना उद्योग का विस्तार, स्टार्टअप, अंगदान की महत्ता जैसे तमाम विषय हैं जिन पर पीएम ने खुलकर चर्चा की और उन पर आप देखते हैं कि लोगों का ध्यान भी गया। जल संरक्षण, त्योहारों पर भारतीय वस्तुओं की खरीद और आप देखते हैं कि खादी का कम से कम एक वस्त्र जरूर खरीदने की अपील हो या फिर नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने वाले ऐसे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक दशक में खुलकर चर्चा की है। और देखिए इस तरह से क्या रहा है, जागरूकता भी रहती है और जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कहता है ना तो लोग उसे सुनते हैं, बातों को मानते भी हैं। स्वच्छता के मामले में देख लीजिए, आम लोगों ने जो सफलता पाई, इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि सबने इसमें आम लोगों ने इसमें भागीदारी दी है। और देखिए जागरूकता बढ़ती है, कोई भी कार्यक्रम आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, कोई योजना आ रही है, तो जब प्रधानमंत्री साहब कहेंगे तो लोग आराम से सुनेंगे भी। और गत दिनों मन की बात की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति, अमेरिका से वापस आ रही सैकड़ों कलाकृतियों की चर्चा के साथ ही मातृभाषा में शिक्षा की चर्चा भी की। और इसके ठीक पहले के एपिसोड में उन्होंने प्रतिभाओं की राय में आने वाली बाधाओं में परिवारवाद को भी जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विषयों के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगते हैं। लोग से शासक का संवाद लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है। इस लिहाज से देखें तो मन की बात इसी संवाद प्रक्रिया का तरीका है जो रोजवेल्ट के संवाद से कुछ अलग है। रोजवेल्ट ने राजनीति को जवाब के तौर पर फायरसाइड चैट का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी इसके जरिए समाज को ही सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव को लेकर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये हैं उमेश चतुर्वेदी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मन की स्थिरता, और मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों से कि मन एक बड़ी परेशानी है आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके टाइम मैनेजमेंट में। ये मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना तो बहुत कुछ कर लिया। अब आप कहेंगे कि मन को कंट्रोल करने का तरीका बताइए, तो पहले भी मैंने बोला है, फिर से बोल रहा हूं, और आपके नहीं, बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर आप देखिए बुढ़ापे तक के लोगों के रहते हैं कि वो भैया मन को कैसे कंट्रोल करें। यार हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, कहीं भी चला जाता है। मैं कहता हूं देखिए मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। अब आप देखिए मैं खाली बैठा हुआ हूं तो मेरा दिमाग कहीं भी चला जाएगा, ऊट पटांग कामों में जाएगा। और जब मैं व्यस्त बना रहा हूं ना, अब मैं कहता हूं कि चलिए किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई मूवी देखने लग जाइए, मन वहां चले जाएगा आपका। जब मूवी देखने का मन नहीं कर रहा है, किताब पे चले जाइए। इस मन को शांति मत दीजिए, काम करवाते रहिए, इससे व्यस्त बनाए रखिए। कहते हैं यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो मन ही हम पर नियंत्रण करने लगता है। मन का हमारे नियंत्रण उससे स्थिरता प्रदान करता है। मन की स्थिरता ही हमारी सत प्रवृत्तियों को पोषित करती है, जीवन की प्रगति का कारक बनती है, लक्ष्यों के निर्धारण और उनकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। स्थिर एवं नियंत्रित मन से ही योग और ध्यान किया जा सकता है। भगवत भक्ति इस साधना स्थिर मन द्वारा ही संपन्न हो पाती है। मन को स्थिर रखना भी स्वयं एक साधन है, और जिनका मन स्थिर होता है वे जीवन में प्रगति के नित्य नए आयाम गढ़ते चले जाते हैं। मन में स्थिरता होने पर ही हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कार्य कर पाते हैं। महाभारत में हमने पढ़ा है कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख को भेदकर अपनी प्रवीणता का परिचय दिया था। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग पढ़ने को मिलता है जिसमें एकलव्य द्वारा श्वान का मुंह तीरों से भर दिया जाता है, बावजूद इसकी श्वान को अन्य भाग में कोई शारीरिक क्षति नहीं होती है। हम समझ सकते हैं कि इन धनुर्धरों को ये सिद्धियां कितने अधिक परिश्रम के प्रैक्टिस के बाद मिली होंगी। यदि इसके मूल में जाकर देखेंगे तो यही पाएंगे कि दोनों का अपने मन पर नियंत्रण रहा होगा। मन की स्थिरता से ही वे इस विद्या में पारंगत हुए होंगे, और चंचल मन का कोई भी स्थिर मन मत नहीं है।
अतः इसके मत पथ पर ना चलो और इसकी जो अज्ञानतापूर्ण बुरी आदत है उन्हें स्वाध्याय साधना से छुड़ाओ। बेहतर यही है कि दौड़ते हुए मन को दुष्कामनाओं से बचाकर बार बार भक्ति साधना में लगाओ। मन की स्थिरता ही हम सुमार्ग पर चलने को प्रेरित करेगी। चंचल मन बार बार मूर्खतापूर्ण विचार करता रहेगा और हमें उन विचारों पर चलने को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए आप देखिए, मन की स्थिरता के लिए हमें निरंतर स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ जनों का सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान दिया करिएगा, अपने जीवन में उतारा करिएगा। तो प्रसाद की जांच, अभी आप देख रहे हैं कि तिरुपति मंदिर के जो लड्डुओं में पशुओं की चर्बी युक्त घी की बात हो रही है ना, उस पर काफी राजनीति भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी युक्त घी का इस्तेमाल किए जाने मामले में विशेष जांच दल का गठन करके आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से की जाने वाली जांच को लेकर उठ रहे संदेह को खत्म करने का काम किया है। आशा की जानी चाहिए कि 5 सदस्यीय विशेष जांच दल इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में सफल होगा। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का विषय है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को तैयार करने में अशुद्ध घी का इस्तेमाल किए जाने का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का आरोप बहुत ही सनसनीखेज था, चंद्रबाबू नायडू का। और इस आरोप ने हिंदू समाज की विचलित किया, क्योंकि कोई यह सोच भी नहीं सकता है कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल होता है उसमें पशुओं की चर्बी प्रयुक्त होती है। ऐसा होने की आशंका इसलिए गहरा गई थी क्योंकि यह सामने आया कि घी की आपूर्ति करने वाली कंपनी उसे लगभग 400 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध कराती है। इतना सस्ता घी तो तभी मिल सकता है जब उसमें कोई मिलावट की जाए, क्योंकि दूध की औसत कीमत 45 से 50 रुपये लीटर है। और आप देखते हैं कि 1 किलो घी तैयार करने में 20 से 25 लीटर दूध चाहिए होता है। स्पष्ट है कि यह जानने की जरूरत है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए इतना सस्ता घी कैसे उपलब्ध कराया जा रहा था, और यदि उसमें मिलावट की जा रही थी तो किस चीज की। यदि देश में कहीं पर भी 500-600 रुपये में 1 किलो घी उपलब्ध हो रहा है तो वह शुद्ध नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि इसकी जांच कौन करेगा। विभिन्न कंपनियां 500-600 रुपये में घी कैसे उपलब्ध करा रही हैं। आजकल आप देखिए महंगा हो चुका घी, और अपने देश में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट कोई नई बात नहीं है। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट रुके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि विभिन्न एजेंसियां खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए सक्रिय रहती हैं, क्योंकि उनमें सक्रियता निष्प्रभावी ही साबित हो रही है। तिरुपति मंदिर का मामला केवल यह जानने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि उसके प्रसाद में पशुओं की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल होता था या नहीं। इस मामले में यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों का संचालन सरकारों को क्यों करना चाहिए। और आप देखते हैं यदि अन्य समुदायों को अपने धार्मिक स्थलों के संचालन का अधिकार मिला हुआ है तो ऐसा ही अधिकार हिंदू समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए। यह वह प्रश्न है जो अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि राज्य सरकारों की ओर से संचालित हिंदू मंदिरों की देखरेख सही तरीके से नहीं हो रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये हमारा प्यारा भारत है। ये आंध्र प्रदेश है, अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से मिलती है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक जो तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया था। अमानवीय व्यवहार, बिहार सरकार पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये आप देखिए निरंतर प्रयास कर रही है। बेहतर पुलिसिंग के लिए हर स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का सोच है कि आमजन को आवश्यकता पड़ने पर जल्द से जल्द पुलिस से मदद मिल सके, किंतु कुछ घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अपने रवैये में सुधार के लिए शायद तैयार नहीं है। हाल ही में कैमूर जिले में खेत में सांप काटने के बाद भागकर घर जा रहे व्यक्ति को गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उसने से पैसे वसूलने के लिए इतना समय जाया किया कि जहर उसके शरीर में फैलता चला गया। अंततः उसकी मौत हो गई। वह उनसे बार बार कहता रहा कि उसे सांप ने काट लिया, और यहाँ पुलिसकर्मियों की नजर में यदि वह गलत भी था तो मानवता के नाते उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। और एक अन्य घटना राजधानी पटना में हुई, जिसमें साफ है कि किसी भी थाने में आज भी प्राथमिकी कराना आसान नहीं है। जल संसाधन विभाग के कर्मचारी से फरवरी में साइबर ठगी हुई। उस वक्त वह व्यक्ति तमाम संबंधित जगहों पर दौड़ता रह गया, लेकिन उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। उसी के साथ फिर सितंबर में फ्रॉड हुआ, तब उसकी वरीय
अधिकारियों से गुहार लगाई तो दोनों ही मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। जाहिर है कि अब आम आदमी इतना परेशान हो जाएगा तो पुलिस कतई उसका भरोसा नहीं जीत सकती है। वरीय अधिकारियों तक बात पहुंचने पर भले ही कार्रवाई हो जाती, जाहिर है पुलिस के कामकाज की व्यवस्था पारदर्शी करने के साथ साथ उसकी विभिन्न स्तरों पर कड़ी मॉनिटरिंग करनी होगी तथा घोर लापरवाह कर्मियों को बर्खास्त करने के साथ कठोर दंड भी देना होगा। और देखिए, इसीलिए तो पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग उठती रहती है। चांद के लिए तेज होती दौड़। देखिए, जिस चांद की आप लोग बात करते हैं वो चंद्रमा की बातें हो रही हैं, वो चांद आप लोग बोलते रह जाइए। चांद पर जाने और उसे अंतरिक्ष अन्वेषण के केंद्र में लाने की होड़ पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज हुई है। अब कोई अगर अपने लैला मजनू से कहेगा ना कि हम चांद तोड़कर दे देंगे, तो उसी की कोशिश की जा रही है। 20वीं शताब्दी के मध्य में अंतरिक्ष की दौड़ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन अब यह 21वीं सदी में एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां कई देश और निजी कंपनियां चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। इस बार दौड़ मनुष्य को चंद्रमा पर दोबारा उतारने का ही नहीं, बल्कि एक मैराथन है जिसके लिए चंद्र सतह पर दीर्घकालिक उपस्थिति की आवश्यकता होगी। दुनिया की दो बड़ी शक्तियां चीन और अमेरिका इस प्रतियोगिता के शीर्ष दावेदार हैं, जहां आर्टेमिस मिशन के जरिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा मनुष्य को लगभग 50 साल बाद फिर एक बार चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। वहीं चीन का दावा है कि 2030 से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर पहुंचा देगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है और कब इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग बताइए। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में आप देखेंगे, हाल ही में चीन की मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने वाली एजेंसी CMSA ने 2030 में चंद्र मिशन पर जाने वाले अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नए स्पेस सूट का अनावरण किया है। इसे विशेष रूप से चंद्रमा के वातावरण और तापमान में आने वाले उतार चढ़ाव, रेडिएशन और धूल से बचाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। चीन का दावा है कि यह स्पेस सूट इतना लचीला है कि चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्री किसी भी क्रियाकलाप और प्रयोग को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चीन के चांगे मिशनों की श्रृंखला ने विशेष रूप से चंद्र विजय की दिशा में एक मजबूत नींव रखी, और जिसका अंतिम लक्ष्य आप देखिए चांद पर मानव मिशन भेजना और वहां एक स्थायी अनुसंधान शिविर स्थापित करना है। आज चांद पर जाने की होड़ न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का प्रतीक है, बल्कि विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन का भी केंद्र बन चुका है। इस दौड़ चीन और अमेरिका के अलावा रूस, भारत, जापान, अन्य देश भी शामिल हैं। निजी कंपनियां जैसे SpaceX, ब्लू ओरिजिन और आप देखिए वर्जिन गैलेक्टिक भी चांद और अंतरिक्ष अन्वेषण में अहम भूमिका निभा रही हैं। फिर भी एक दशक में लॉन्च होने वाले बड़े चंद्र मिशनों में से अधिकांश अमेरिका और चीन के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं। अमेरिका चीन के बीच चांद को लेकर होड़ छिड़ती दिखाई दे रही है। कई अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्रमा की और अमेरिका की वापसी चीन के इस क्षेत्र में काफी आगे आप देखते हैं कि आगे बढ़ जाने की वजह से हो रही है। चीन तकनीक के स्तर पर स्वयं को ताकतवर दिखाकर महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ जाना चाहता है। वहीं अमेरिका दिखाना चाहता है कि वैश्विक महाशक्ति का खिताब उसी के पास है। ये भी आप देखिए कॉलम रहते हैं, टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख लिया करिएगा। मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। यहाँ भी आपको PM इंटर्नशिप की जो बात हो रही है ना, योग्यता प्रदान करने के लिए, कौशलता प्रदान करने के लिए, उसी कार्यक्रम की बात हो रही है। इसके बारे में भी याद रखिएगा। ज्ञान एवं दक्षता के बीच सेतु बनाने की पहल। आजकल आप लोग सुनते रहते हैं ना कि PhD करने वाला चपरासी का फॉर्म डाल रहा है, इतनी योग्यता है उसके पास, नौकरियों की कमी नहीं है, योग्यता नहीं मिल पा रहे हैं, जो योग्य उम्मीदवार चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं। आज की चुनौतियों के बरकस यदि शिक्षा यानी डिग्री को रोजगार से जोड़कर देखा जाए तो इसे ज्ञान अर्जन के महत्व के रूप में ही दर्ज करना चाहिए। असल में पहले के जमाने की तुलना में अब यह कथन उतना अर्थ नहीं रखता है। शिक्षा का असली मतलब ज्ञान हासिल करना है, बल्कि शिक्षा तब ज्यादा उपयोगी साबित होती है जब वह समझ बढ़ाने के साथ साथ हमें जीविकोपार्जन के योग भी ठहराती है। आजकल आप देखिए डिग्री कहीं भी मिल जा रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। अफसोस है कि बीते दशकों में ऊंचे दर्जे की पढ़ाई कराने वाले हमारे ज्यादातर शिक्षण संस्थान डिग्री देने और स्वयं युवा डिग्री अर्जित करने तक सीमित रहे। नतीजा यह निकला कि उन्हें नौकरी देने वाली इंडस्ट्री की यह शिकायत आम हो चली कि पेशेवर डिग्री रखने वाले युवाओं में भी वह अपेक्षित दक्षता नहीं है जो उन्हें सौंपे गए काम के काबिल बनाती है। PM इंटर्नशिप योजना के माध्यम से युवाओं को पेशेवर बनाने की अच्छी पहल शुरू की गई है।
और इस योजना के लाभ को देखें तो पता चलता है कि अगले 5 वर्षों में देश की 500 कंपनियां सरकार की इस पहल कदमी से जुड़कर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रशिक्षुता प्रदान करेंगी। एक निश्चित अवधि यानी कि साल भर के लिए यह इंटर्नशिप पाने वाले युवा हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त रकम के तौर पर 6,000 रुपये पाएंगे। जहां तक कंपनियों के खर्च की बात है तो प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की लागत का 10% खर्च अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत करेंगी। और कोई पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 21 से आप देखिए 24 साल के वे युवा इसके पात्र हैं जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं या उससे अधिक पढ़ाई की है। ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी और अन्य स्नातक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। वस्तुतः इंटर्नशिप के बिना हमारे देश में हर साल डिग्री लेकर निकलकर हजारों युवा केवल इसी के एक कारण से स्वयं को एक असमंजस में घिरा पाते हैं कि आखिर पेशेवर या गैर पेशेवर डिग्री के लिए लेकर वे कहाँ जाएं। इसी असमंजस का नतीजा है कि संघ लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी नौकरियों के गिने चुने अवसरों के लिए आवेदकों की संख्या लाखों करोड़ों में पहुंचने लगी है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र की ऊंची डिग्रियां लेने वाले युवा दिशाहीनता की इसी स्थिति में अपने हुनर का सही उपयोग करने के बजाय आप देखिए सिविल सेवाओं में आने का प्रयास करते हैं, और जबकि उनकी सही जगह इंजीनियरिंग और मेडिकल सेवाओं में होती है। बेशक सरकार की पहल सही दिशा में उठाया गया एक आवश्यक कदम है, लेकिन रोजगार के मामले में यह योजना भी ऊंट के मुंह में जीरों वाली कहावत को चरितार्थ करती है। अभियान की जरूरत तो असल में इंटर्नशिप की योजना को हर किस्म की ऊंची पढ़ाई से जोड़ना आज केवल एक जरूरत भर नहीं है, बल्कि देश की विशाल युवा आबादी को देखते हुए इसे एक अभियान में बदलना जरूरी है। यही नहीं, इस योजना को महज आंकड़ों की बाजीगरी करने के बजाय डिग्री और कौशल और रोजगार की जरूरतों को एक साथ साधने वाले करिश्मे की जरूरत है। और इस कथन का असर इससे स्पष्ट होता है कि हमारा उद्योग जगत आखिर क्यों आला दर्जे की शिक्षा डिग्री लेकर आ रहे युवाओं को किसी काम का नहीं मानता है। असल में आज भारत की अर्थव्यवस्था कौशल केंद्रित हो गई है, जिसमें इसमें अवसरों की कमी नहीं है। लेकिन जब हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजों से हर साल लाखों युवा इंडस्ट्री में अपने लिए अवसर तलाशने निकलते हैं तो पता चलता है कि केवल 3% युवा इंजीनियरों के पास वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसे मांग वाले पैसे के लिए जरूरी कौशल होता है। अब आप सोचिए कि मांग है कंप्यूटर की, मांग है आप देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की, और आप देखिए आपको जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होनी चाहिए, मशीन लर्निंग की होना चाहिए, तभी आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके पास है ही नहीं है। वर्ष 2019 में रोजगार का लेखा जोखा करने वाली कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स ने यह विश्लेषण किया था, जो आज भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सटीक माना जाता है कि पाया गया 40% इंजीनियरिंग छात्र केवल एक इंटर्नशिप पाकर संतुष्ट हो जाते हैं या नहीं। अपने पाठ्यक्रम से परे हटकर किसी परियोजना के रूप में नया कौशल सीखने वालों का आंकड़ा 36% ही। अब सवाल है कि क्या यह खामी डिग्री के लिए अपनी जिंदगी के कई साल विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थाओं में खपाने वाले युवाओं की है, या इसमें किसी और भी कोई भूमिका है। और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों की है। अभी भी खास तौर से सरकारी विश्वविद्यालयों में ज्यादा जोर सिद्धांतिक ज्ञान थ्योरी पर है, न कि आज की जरूरतों के नजरिए से व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल पर। दावा किया जाता है कि सरकारी हो या फिर निजी विश्वविद्यालय, वहां के 60% शिक्षक तो इंडस्ट्री से जुड़ी चीजों पर कोई बात तक नहीं करते हैं। कुछ अच्छी निजी विश्वविद्यालयों में इस चलन को तोड़ने की कोशिश हुई है। वहां नई शिक्षा नीति NEP 2020 और राष्ट्रीय प्रत्यापन मूल्यांकन परिषद द्वारा रेटिंग हेतु मूल्यांकन के दबाव में इंटर्नशिप पर जोर देने वाली व्यवहारिक शिक्षा को प्रमुखता दी जा रही है। किताबी ज्ञान से किया बंटाधार, किताबी ज्ञान से किया बंटाधार। हम यहाँ आंकड़ों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5-2 दशक में भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की ऐसी बाढ़ आई जो लगता है कि केवल संख्या बल पर ही देश को विश्व गुरु कहलवा देगी। और इस संस्थानों की हकीकत यह है कि ज्यादातर ने अपने यहाँ ऐसी फैकल्टी को भर लिया जो किताबी ज्ञान देने में माहिर है। इंडस्ट्री से जुड़े कौशल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये संस्थान कहते हैं कि UGC के मानकों के अनुरूप वे ज्यादातर PhD धारकों को अपने यहाँ बतौर शिक्षक भर्ती करते हैं, लेकिन यह रवैया समस्या की असली जड़ बन गया। सोचा जा सकता है कि जिस संस्थान में कागजी डिग्री रखने वाले और किताबी ज्ञान साधने वाले गुरुओं की भरमार होगी, वह संस्थान भला अपने छात्रों को इंडस्ट्री से संबंधित कौशल प्रशिक्षण का उपहार किस प्रकार दे सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार और UGC यह भी देखे कि क्या निजी
सरकारी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान अपने यहाँ उन शिक्षकों को महत्व देते हैं जो डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री के अनुभव से भी लैस हैं। हालांकि कह सकते हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह समस्या का अकेला इलाज नहीं है। देखना होगा कि कहीं सीटें भरने की जुगत में लगे शिक्षण संस्थान इस योजना का भी आंकड़ेबाजी की कला से बेजा फायदा ना उठा लें और असली समस्या जस की तस रह जाए। पत्तों को आप देखते हैं, पत्तों को पोषने वाली, जड़ों को अनदेखी करने वाली नीतियों का पोषण अक्सर हवाई दावों का पुलिंदा साबित होती है। पीएम इंटर्नशिप योजना को जमीन पर उतारते समय अगर इन बातों पर गौर नहीं किया गया तो यह योजना सरकारी कोष पर एक और वोट डालने के सिवा कुछ ठोस हासिल नहीं कर पाएगी। देखिए, यूजीसी की यहाँ बात हुई है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो हुई होगी या नहीं हुई होगी, बताइए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जर्मनी और स्विट्जरलैंड से सीखें सबक, तो दूसरे देशों से सीखने में क्या बुराई है अगर कुछ सीखने को मिल रहा है। वैसे तो हमारे देश में इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप एक्ट शिक्षा अधिनियम वर्ष 1961 से ही लागू है। इस अधिनियम में जरूरी किया गया था कि इसमें पंजीकृत कंपनियों अपने यहाँ 1 वर्ष या उससे ज्यादा की अवधि के लिए अपने यहाँ इंटर्न रखें। उद्देश्य यह था कि इससे कोई कौशल सीखकर आए युवा व्यावसायिक दक्षता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी इंटर्नशिप के मोर्चे पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसका प्रमाण राष्ट्रीय सैंपल सर्वे विभाग द्वारा कराया गया रोजगार बेरोजगारी अध्ययन 2011-12 में मिलता है। और आप देखते हैं कि इससे मिलता है, और इस अध्ययन के अनुसार देश के श्रम बल का केवल 2.2% हिस्सा ऐसा है जो औपचारिक प्रशिक्षुका इंटर्नशिप से जुड़ा रहा। आंकड़ों के अनुसार औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या वर्ष 2011-12 में 2.2% थी, 1.43 करोड़, जो 2017-18 में घटकर 2% यानी 91.4 लाख रह गई। और वैसे अगले 5 वर्षों में इसमें सुधार हुआ। 2022-23 में यह 3.7% यानी 2.5 करोड़ हो गया। परंतु यहाँ सवाल उठा कि अचानक इतने इंटर्न कैसे भर्ती हो गए हैं। इस बारे में दावा है कि सरकार ने अगस्त 2016 में 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य था कि 2020 तक देश में 50 लाख युवा इंटर्नशिप के जरिए कौशल अर्जित कर सकेंगे। हालांकि योजना की रफ्तार धीमी रही और 2022 तक आप देखते हैं कि 20 लाख ही इंटर्न तैयार हो पाए। बहरहाल इंटर्नशिप का जो मॉडल अभी भारत ने अपनाया उसकी प्रेरणा जर्मनी और स्विट्जरलैंड के स्किल डेवलपमेंट मॉडल से मिली है। और इन देशों में छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही किसी न किसी कौशल का वास्तविक अनुभव दिलाया जाता है, जबकि हमारे देश में कौशल विकास का सारा जोर स्कूली शिक्षा खत्म होने पर देने का चलन रहा है। दूसरी समस्या यह है कि हमारे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण मांग और आपूर्ति वाले मॉडल पर आधारित होना है, यानी छात्रों को कक्षाओं में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण न देकर उन्हें इंडस्ट्री में भेजकर वहां कौशल सीखने के लिए प्रेरित करना है। इस तरीके में इंडस्ट्री यानी रोजगार प्रदाताओं का असल में उन युवाओं कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। ऐसे इंटर्न एक तय अवधि बिताकर और कागजी प्रमाण पत्र लेकर लौटते हैं और उनके बल पर अपनी डिग्री लेते हैं। ऐसे में ना तो ये युवा वास्तव में कोई कौशल सीखते हैं और ना ही रोजगार प्रदाता इन युवाओं को अपने यहाँ नौकरी पर रखने को प्रेरित होते हैं। ऐसे अध कचरी व्यवस्था में इंटर्नशिप देने दिलाने के दिखावटी उपाय कोई सार्थक परिणाम ला पाएंगे, इसमें संदेह है। बाकी आप देखते हैं कि रिजल्ट आएंगे, विश्लेषण होगा एक समय के बाद, तब मालूम चल पाएगा। इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए, एडिटोरियल। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग राजनीति की बातों को। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई हमारे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।